चैप्टर है मैथमेटिक्स का क्लास 11th में, वो है सेट थ्योरी। कोई बताएगा? पढ़ा तो सभी लोगों ने है, तो कोई बताएगा कि सेट होता क्या है? व्हाट इज सेट? ये डेफिनेशन क्या है सेट की? बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जिससे पूछे वो बताए जरा, ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? तो ठीक है, अब आप सभी लोग अपने आप को म्यूट रखिए, अब मेरी सुनिए। देखिए, जितने लोगों ने आंसर दिया लगभग सभी ने सही आंसर दिया, और एक दूसरे से देखो, इसी तरह एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कलेक्शन होके परफेक्ट मीनिंग भी निकल आती है। हमारा भी जवाब कुछ अलग नहीं है, बस इसी को हम सिंपल वर्ड्स में मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल डिफाइंड का मतलब बच्चों ये होता है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसी थ्योरी या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, हम मैथमेटिक्स की बात करें तो स्टेटमेंट हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो पर्सन और प्लेस के बदलने पर चेंज ना हो। मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो पर्सन या प्लेस के चेंज होने पर वो चेंज ना हो। कहने का मतलब, अगर हमने बोला देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, AEIOU, तो जैसा कि अभी धर्मवीर ने बताया कि आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ और वॉवेल अगर पूछा जाए कि वॉवेल कितने होते हैं और कौन से होते हैं, या किसी भी पर्सन से पूछोगे तो यही जवाब आपको मिलेगा, AEIOU, देयर आर 5 वॉवेल्स। इसी तरह से नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर किसी से पूछा जाए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो जवाब सभी का यही आएगा, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ये नेचुरल नंबर होता है, ये भी पर्सन और प्लेस के चेंज होने पर चेंज नहीं होगा। जैसे अभी हर्षित ने बोला रिवर्स का कलेक्शन, रिवर्स भी फिक्स हैं, सभी रिवर का अपना अपना नाम है, तो ये भी क्या है, स्पेसिफिक है, तो ये भी वेल डिफाइंड में आ जाता है। अब वेल डिफाइंड कहाँ पे नहीं होता है? सपोज करो आप 11th क्लास में हो, अब या फिर मान के चलो इससे पहले आप 10th क्लास में थे, तो अब हम पूछे कि हमसे कोई पूछे कि आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, या इस क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन है, तो मान लो सपोज करो मैंने कहा, किसको कहूँ, हाँ हिमांशी, नहीं हिमांशी, तो मान लो मेरा फेवरेट स्टूडेंट हिमांशी प्रजापति है, ठीक। तो अब जरूरी नहीं है कि मेरा फेवरेट जो स्टूडेंट है वही सबका फेवरेट हो, या अगर आज की क्लास की बात करें, अब आप 11th में आ गए हो, हिमांशी ने बायो लिया हुआ है, और अब मैं बोलूं कि मेरी फेवरेट स्टूडेंट आप 11th क्लास में हिमांशी ही है, वो बहुत अच्छा पढ़ती है, तो मेरा ये बोलना कहीं से भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैथ स्ट्रीम की है ही नहीं। तो कहने का मतलब, गुड स्टूडेंट पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं। हमारे लिए क्लास में 2 बच्चे अच्छे हैं, हो सकता है SST वाली मैडम के लिए क्लास के सारे बच्चे खराब हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप खुद ऑब्जर्व किए हो पिछले साल पढ़ते समय, कि किसी क्लास में कोई बच्चा फेवरेट हो जाता है, किसी क्लास में कोई बच्चा फेवरेट हो जाता है, किसी में 10 बच्चे अच्छे होते हैं, किसी में 5 बच्चे, किसी में 2 बच्चे, और किसी में एक भी नहीं। उसी तरह टीचर के लिए भी है, आपको किसी की क्लास बहुत अच्छी लगती है, किसी की अच्छी लगती है, किसी की एवरेज लगती है, और किसी किसी की क्लास ऐसी लगती है कि आप उस क्लास को अटेंड करना ही नहीं चाहते। हम सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि जहां पर ऐसा स्टेटमेंट जहां पर पर्सन और प्लेस बदलने पर वो स्टेटमेंट चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड थिंग्स या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड का मतलब सभी को अब क्लियर हुआ? ओके, तो हमने क्या बोला? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक और चीज है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब ग्रुप।
है ना। आप देखो हम लोग की आदत पड़ी हुई है, जब भी हम लोग कोई भी चीज इन जनरल डे टू डे लाइफ में भी जब इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोगों को चीजों को ग्रुप पे रखने की आदत है। कि जैसे जब प्रेयर में लाइन लगती है तो हम लोग भी उसमें एक प्रकार से कलेक्शन या ग्रुप ही बनाते हैं कि 10th ए एक लाइन में लगेगा, 10th बी इस लाइन में लगेगा, 11th यहाँ पर, 12th यहाँ पर। तो ये सब क्या होते हैं, कलेक्शन, जहां पर हम लोग सिमिलर थिंग्स को या एक कैटेगरी के को एक साथ रखते हैं। जैसे अभी हमने बोला वॉवेल्स, अल्फाबेट में वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स दो चीजें होती हैं, और वॉवेल्स को एक साथ रख लो, ए ई आई ओ यू, तो वो क्या बन जाता है, कलेक्शन हो जाता है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वॉवेल्स। तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे सिमिलर थिंग्स जो एक स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ वॉवेल्स, अगर मैं बोलूं क्या, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो सेट ऑफ वॉवेल्स जब भी बोलूंगा तो आपके दिमाग में यही 5 लेटर्स आएंगे, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या हो गया, अब इसको कलेक्टिवली लिखना है, ए ई आई यू, ये तो वॉवेल होता है, तो इसको करली ब्रैकेट में, किस ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में, और सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगेगा, सभी एलिमेंट्स के बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगाएंगे। तो ये हो गया कलेक्शन को ही, मतलब सेट ऑफ वॉवेल के कनेक्शन, ये वॉवेल्स का कलेक्शन है जिसको कि हम करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ब्रैकेट के अंदर जो हमेशा एलिमेंट्स लिखते हैं वो जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और सेट को, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी डी एक्सेट्रा। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, और सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए जनरली, कभी कभी कैपिटल भी हो जाएगा अंदर, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इन जनरल हम लोग सेट के अंदर एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और उनके बीच में कॉमास लगाते हैं अलग अलग दिखाने के लिए। और एक चीज और बच्चों, सेट के अंदर यानी करली ब्रैकेट के अंदर कभी भी रिपीटेड नंबर या अल्फाबेट या कोई भी चीज रिपीटेड फॉर्म में नहीं आती। मतलब अगर कहीं पर ए 2 बार है तो सेट के अंदर केवल एक बार ही लिखा जाएगा, सेट के अंदर रिपीटेड टर्म्स नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, एक और चीज बच्चों आता है, मान लो हमने एक सेट लिया, इसी एग्जांपल की ही हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्या, यही एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट ए है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। इसका मतलब जो सेट ए है इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी आर के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब ये 26 लेटर्स हैं। एक सेट हमने ले लिया ए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, और एक सेट हमने ले लिया यू, कैपिटल यू है ये, और इसको बोल रहे हैं सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन अल्फाबेट, यानी ए ई आई ओ यू। तो बच्चों एक और चीज आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि इज एलिमेंट डी बिलोंग्स टू सेट यू और नॉट, इस सिंबल को ये बिलोंग्स टू बोला जाता है, इस सिंबल को बिलोंग्स टू बोला जाता है। ये हमें बच्चों ये इंडिकेट करता है कि ये जो एलिमेंट है वो गिवन सेट में है या नहीं। अब मैंने लिखा, पूछा आपसे, ये क्वेश्चन है, क्या जो डी है, इस अल्फाबेट डी है, वो सेट यू का एलिमेंट है या नहीं, बताइए। नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या सिंपल यूज करेंगे, टी, इसको ऐसे बना देंगे और इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट यू। मतलब ये है कि जो हमारा एलिमेंट डी की बात हम कर रहे हैं वो सेट यू में नहीं है। और यही चीज अगर पूछा जाए कि क्या डी सेट ए में बिलोंग करता है,
यस, तो ये हो जाएगा, है ना। तो मतलब मैं कुल मिला के सिंबल बताना चाहता था, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, जो कि सी की तरह होता है। आप जैसे सी बनाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ऐसे बनाया करिए और बीच से एक ऐसे लाइन खींच दिया करिए, और इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, जो कि हमें ये बताता है कि जो एलिमेंट है वो सेट में है या नहीं, उसके लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ओके, तो अब आते हैं सेट के टाइप्स पे। बच्चों सेट जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, कोई बताएगा? कौन कौन से? फिर से बोलो। हर्षित तुम बोलो। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तुम बताओ रिंकी। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? गुड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। तो देखिए सेट के टाइप्स पे आते हैं। सेट का टाइप्स में क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही पके जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ सेट पे तो आप लोगों ने बताया काइंड्स ऑफ सेट की बात हम कर रहे थे, और आप लोगों ने बताया कि सर ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है, क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो कोई बताए रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जब हम सारे एलिमेंट को लिख देते हैं तो उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ओके, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9, यही लिखेंगे कि नहीं? 1 3 5 7 9 सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, टेबुलर फॉर्म हुआ या सेट बिल्डर फॉर्म हुआ? टेबुलर फॉर्म हुआ। मतलब जहां पे जिस सेट में हमको एलिमेंट्स ढूंढने की जरूरत ना पड़े, एलिमेंट्स हमको डायरेक्टली मिल रहे हो, डायरेक्टली दिख रहे हो सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमें निकालने की जरूरत ना पड़े, तो वो होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और इसी चीज को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू n, where n is an odd number, या इसको ऐसे लिख दो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1, और n बिलोंग्स टू w एंड n बिलोंग्स टू w एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या होगा जरा देखिए, कोई बताए? x, आवाज आ रही है? जल्दी से देखिए, फिर क्लास ही मेरे ख्याल से एंड होने वाली है। लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 2n प्लस 1, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू w। w मतलब और होल नंबर, और आगे हमने लिखा है एंड, जो n है वो हमारा कहां से कहां तक है? 0 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब n की वैल्यू हम 0 से लेकर 4 तक ले सकते हैं। अब यहां पर अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? फिर n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? और 3 रखोगे तो 7, और 4 रखोगे तो 9। तो
ये बताइए ये दोनों सेट एक ही है या नहीं, मतलब दोनों सेट की वैल्यूज सेम है या नहीं। तो बस फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहला वाला है टेबुलर फॉर्म और दूसरा वाला है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये कि सेट बिल्डर फॉर्म आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, टफ लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि क्योंकि सेट बिल्डर में है, हाँ बोरिंग लगेगा, क्योंकि सेट बिल्डर में है मैथमेटिकल सिंबल्स, लैंग्वेज, इसमें आपको डायरेक्टली एलिमेंट नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, टेबुलर फॉर्म में तो आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स दिख जाएंगे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, इसमें आपको एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो यही दोनों में अंतर है।